नैना, इलाहाबाद चलना होगा। क्यों? अब इतने सालों बाद हुआ क्या है मामा को? पुलिस कह रही है कि उनके हाथ रोहन लगा है। कैसी है बेटा? सुनिए, बात क्या है? पुलिस ने क्या कह दिया कि रोहन मिल गया? आपके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। ऐसा कुछ भी नहीं रेखा, वो खबर सुन के पुरानी यादें उमड़ आई हैं बस। नहीं, जरूर कुछ तो बात है। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं ना? नहीं रेखा, हम तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहे, और ये बेवजह शक करना बंद करो। पहली टेंशन कम नहीं है। वही तो, टेंशन क्यों है? रोहन का मिलना तो खुशखबरी है ना? अब क्या बोलना है पापा? कहाँ है हमारा बेटा? सामने लाइए उसे। मालती जी, अभी हम पूरे दावे के साथ नहीं कह सकते कि वो रोहन है या नहीं, पर इसमें आप हमारी मदद कर सकती हैं। आप लोग पहचान नहीं पाए उसे? इतना बदल गया है हमारा बेटा। ये सारी चीजें रोहन की हैं, लेकिन आप ये चीजें क्यों दिखा रहे हैं? रोहन कहाँ है? सबसे बड़ा शक तब उठा जब इस केस की डिटेल सामने आई कि क्यों 10 मार्च 2012 को ही रोहन ने नैना को किडनैप किया। इरादा अगर किडनैपिंग का ही था तो ये किडनैपिंग 8 या 9 मार्च को क्यों नहीं, जब नैना घर पर बिल्कुल अकेली थी, उसे किडनैप करना आसान था। तो फिर ये किडनैपिंग 10 मार्च को क्यों हुई? यही सवाल हमारी इस दूसरी थ्योरी की नींव बना। ड्रामा तो है, पर ड्रामा क्या है ये पता लगाना बाकी है। पर ड्रामे का एक हिस्सा ये जरूर कहता है कि रोहन त्रिपाठी लखनऊ से इलाहाबाद खुद नैना गुप्ता के बुलाने पर ही आया होगा। सर, अगर नैना के कहने पर रोहन इलाहाबाद आया होगा तो फिर नैना अपनी मर्जी से रोहन के साथ गई होगी। और नैना के साथ हुआ वो टॉर्चर, वो प्रेगनेंसी, और रोहन ने नैना को इतनी नाजुक हालत में ठुकरा दिया। होने को कुछ भी हो सकता है अनिल, पर मुझे पूरा शक है कि ये केस कभी किडनैपिंग का केस था ही नहीं। एक काम करो, 10 मार्च 2012 को अपने लखनऊ में जितने भी अनआइडेंटिफाइड बॉडी के केसेस हैं छांटना शुरू करो। ओके सर। रोहन त्रिपाठी अभी तक नहीं आया, लेकिन नैना गुप्ता वापस आ गई। वो इसलिए क्योंकि मेरी थ्योरी के मुताबिक रोहन त्रिपाठी कभी नैना गुप्ता के साथ गया ही नहीं हो। सर, आपकी थ्योरी है कि रोहन 10 मार्च 2012 को मारा गया होगा? अनिल, ऐसा मेरा शक है और हमें शक को दूर करना। जी, ये जो 4 दिन से आपने सब लोगों को काम पे लगाया है, तब जाके केस आता है, जो अभी तक वैसे के वैसे ही है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई है। 10 मार्च 2012 का? जी, हमें दुरानी नगर के पास रेलवे ट्रैक में एक लाश मिली थी जो टुकड़ों में थी। ये 10 मार्च 2012 सुबह की बात है। ये एक एक्सीडेंट का केस नहीं बल्कि एक मर्डर है। विक्टिम को स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया है। मतलब विक्टिम को मारने के बाद रेलवे ट्रैक पर फेंका गया ताकि ये एक्सीडेंट या सुसाइड केस लगे? जी हाँ, शायद बॉडी के ऊपर से ट्रेन के गुजर जाने की वजह से विक्टिम का पूरा चेहरा डैमेज हो गया। टाइम ऑफ डेथ क्या है? लगभग 24 घंटे, I mean 9 मार्च। एज क्या होगी विक्टिम की? लगभग 20 से 25 साल के बीच। चूंकि खतना नहीं हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली नॉन मुस्लिम। सिवाय ब्रेसलेट और लॉकेट के हमारे पास कोई और आइडेंटिफाइंग सुराग नहीं था। बॉडी एक हफ्ते तक अनक्लेम्ड रही थी और कोई मिसिंग कंप्लेंट भी मैच नहीं हो रही थी। हमने दर्जनों लोगों को शिनाख्त के लिए बुलाया और अखबार में इश्तिहार भी दिए। और फाइनली आपने अंतिम संस्कार कर दिए? हमने विक्टिम के कपड़े और लॉकेट वगैरह स्टोर में महफूज रखे हैं, जस्ट इन केस। सर, मार्च 2012 के सारे केसेस में से ये केस हमारे केस के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। 10 मार्च 2012 को दुरानी नगर रेलवे ट्रैक के पास ये लाश मिली थी। सर, ये खबर आपकी थ्योरी को फुली सपोर्ट करती है। ये रोहन नहीं होगा। अब चूंकि रोहन लखनऊ से था, इसलिए रोहन की माँ को, उसके कजन को या बहनोई को यहाँ इलाहाबाद में शिनाख्त के लिए बुलाया नहीं गया। और ऊपर से नैना गुप्ता का किडनैपिंग केस दर्ज कराया गया, उसे विक्टिम करार दिया गया, जबकि असली विक्टिम ये लड़का रोहन त्रिपाठी होगा, जिसे किडनैपर करार दिया गया। चूंकि यहाँ की और लखनऊ की टीम्स पूरे जोश के साथ रोहन को किडनैपर मान रहे थे, इस लाश की डिटेल्स उनके सामने आई भी हो
तो भी 2 और 2 4 नहीं हो पाया होगा, किसी को खनका तक नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर रोहन त्रिपाठी 9 मार्च 2012 को मारा गया तो फिर ये किडनैपिंग की थ्योरी कैसे बनी, किसने बनाई और क्यों? मालती जी, अगर ये टी शर्ट, जीन्स और ब्रेसलेट रोहन का है तो आई एम सॉरी, रोहन अब इस दुनिया में नहीं है। डेथ कैसे हुई? उसकी बॉडी कहाँ है? मालती जी, ये लॉकेट और ब्रेसलेट उस बॉडी पर मिले थे जो 10 मार्च 2012 को यहाँ इलाहाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर दुरानी नगर रेलवे ट्रैक पर मिली थी। शायद वो बॉडी आपके बेटे रोहन की थी। 10 मार्च 2012? जी, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से मौत 9 मार्च 2012 को ही हो चुकी थी। मार्च 2012 से हमारा बेटा जिंदा नहीं था? लग तो ऐसे ही रहा मालती। मालती जी, जैसा आप सोच रही हैं शायद वो बिल्कुल सही है। रोहन ने ना ही नैना की किडनैपिंग की थी और ना ही उसने ऐसा कोई भयंकर अपराध किया था जिसका उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था। हमारा बेटा निर्दोष था। आपका बेटा रोहन ना सिर्फ निर्दोष था बल्कि उसका कत्ल भी किया गया और अब हम पता लगाएंगे कि दोषी कौन है। 5 साल आप बार हमसे एक सवाल पूछते रहे कि क्या हमने रोहन की किडनैपिंग में उसका साथ दिया है, और हम बार ये कहते रहे कि हमारा रोहन ऐसा नहीं कर सकता, पर आपने हमारी एक बार नहीं सुनी। हम मानते हैं हमारे डिपार्टमेंट से गलती हुई। 5 साल पहले पता चल जाना चाहिए था कि माजरा क्या। 5 साल से हम हमारे सच्चे अच्छे निर्दोष बच्चे को बद्दुआएं देते रहे, जबकि उसको मारा गया था। सर, नैना? जी, क्या हुआ मम्मी? आंचल, अर्पिता का फोन था इलाहाबाद से, पुलिस थाने से। वो तो बोल रही थी कि रोहन 9 मार्च 2012 को ही मर चुका था। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो नैना दीदी ने झूठ क्यों बोला? कहाँ थी वो 2 साल? The number you have called is currently switched off. क्या हुआ रे हीरा, अभी भी फोन नहीं लग रहा है क्या? नहीं अम्मा, अम्मा लक्ष्मी पक्का सरसों का तेल लेने गई ना, या कुछ और? बोला तो तेल ही था और हमने सुना भी तेल। शाम होने को आई है रे, अभी तक आई क्यों नहीं? नैना, इतने दिनों तुम चुप थी क्योंकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुम अगवा की गई थी, गायब थी। कहाँ गायब थी तुम इतने दिनों? और कहाँ गायब थी तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारा जमीर? शकुनी मामा उर्फ सूर्य मामा, इस 5 वर्षीय योजना की पूरी डिटेल एक के बाद एक बकते रहो, वरना इतना याद रखना, शकुनी तो सिर्फ पैर से विकलांग था। इस थाने में तुम्हें कहां से विकलांग करेंगे इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। हम तो सिर्फ सिपाही थे, सरदार तो ओम जीजा जी थे। 9 मार्च 2012 को ही तुम लोगों ने रोहन त्रिपाठी को मार दिया था, है ना? धोखा हुआ था हमारे साथ। हमारी अपनी बेटी ने हमारे साथ धोखा किया। उसने हमसे वादा किया था कि वो रोहन से कभी नहीं मिलेगी। हमारा प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया। लोगों को पता लगने के बाद भी हम मिलते थे, मगर चुपके से। लेकिन फोन पर कभी बात नहीं करते थे। पापा के साथ बदतमीजी से बात की तुमने? हाँ, बाद में बहुत बुरा लगा। मैं कहो तो उन्हें भी फोन करके सॉरी बोल दें। यार तुम्हें उनके हाथ में फोन नहीं देना चाहिए।
आंचल ने देख लिया था तुम्हारा कॉल है। हमने कहा था तुमसे कॉल मत करना, पापा नजर रखते हैं। फोन नहीं करें, मिले नहीं, मतलब जिए ही नहीं क्या? ड्रामा ना करो रोहन, हमें भी उतनी ही तकलीफ होती है, लेकिन जब तक हम दोनों एक्सेप्ट नहीं हो जाते ऐसे ही चलाना होगा। और हम एक्सेप्ट कब होंगे? जब हम दोनों थोड़े बड़े हो जाएंगे तब। तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए, मैं अच्छे कॉलेज में पहुंचूं। तुम जब तक कहोगी ना, हम तब तक तुम्हारे लिए इंतजार करेंगे। लेकिन ये हफ्तों कोई खबर नहीं, कोई मुलाकात नहीं, घुटन सी होने लगती है यार। सेम सेम सेम। रोहन को हमने ही बताया था कि हम इलाहाबाद से एग्जाम्स दे रहे हैं। सूर्य मामा तो 12 तारीख को लौटने वाले थे रेखा मामी के साथ, मगर वो 9 को ही लौटे अचानक। 7 तारीख की शाम 8 और 9 को रोहन तुम्हारे साथ था, मतलब तुम्हारे सूर्या मामा के घर पे रुका हुआ था। कैसी हो नैना? कैसे जा रहे तुम्हारे एग्जाम? मामा जी अब तो 12 तारीख को आने वाले थे ना? मामी जी वही हैं? हाँ वो वही है। उसकी जान निकल रही थी कि तुम यहाँ अकेली हो, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और हमारा ऑफिस का एक काम आ गया इसलिए हमें आना पड़ा। नैना क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं नहीं मामा जी, ऐसा कुछ नहीं है। नैना चाय, आज तुम्हारा टर्न है। नैना सुनो ना, चाय बनाओगी? मामा जी ये ना हमारा दोस्त है, हमारे एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए हेल्प करने आया है हमारे। कहीं इस दोस्त का नाम रोहन तो नहीं है? हमने अपनी बेटी नैना पर बहुत भरोसा किया था। जब उसने हमसे कहा था कि अब कोई चक्कर नहीं, रोहन का नाम तक नहीं लिया जाए, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो हमें ऐसा लगा कि हमारी पीठ पर किसी ने खंजर घोंप दी। मामा जी प्लीज जाने दो रोहन को यहाँ से। चुप करके बैठी रहे, तेरे पापा लखनऊ से निकल चुके हैं यहाँ आने के लिए। मामा जी हम सच में नैना से बहुत प्यार करते हैं, हम उसके बालिग होने का वेट करेंगे। तुझे पहले ही मना किया गया था ना, माने ना? तुमने वादा किया था ना कि इस लड़के से कभी नहीं मिलोगी, तुम दोनों नहीं माने ना। अब ओम जीजा जी आ रहे हैं, वो तय करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। सूर्या मामा ने हमारा और रोहन का फोन अपने पास रख लिया था। उन्होंने रोहन को अपनी माँ से भी बात नहीं करनी थी, और फिर पापा वहां पहुंच गए। अंकल जी प्लीज प्लीज अंकल जी हमें माफ कर दीजिए, हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है यहाँ पर ऐसे आके, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पापा गलती हमारी है, हमने ही उसको यहाँ बुलाया था। सबसे बड़ी गलती तो हमारी है, हमें लगा तुम हमारी इज्जत करती हो, प्यार करती हो तुम। हम आपसे प्यार करते हैं पापा, इज्जत करते हैं हम आपकी। अंकल जी प्लीज आप नैना पे गुस्सा मत होइए, उसकी कोई गलती नहीं, उसने तो अपनी तरफ से सब बंद कर दिया था, हम ही वापस उससे कांटेक्ट बनाया। और तू हमें धमकियां दे रहा था कि चाहे जैसे भी हो तू हमारी बेटी को हमारी नाक के नीचे से ले जाएगा। गलती से हमारे मुंह से निकल गया था, हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, जब तक आप लोगों की रजामंदी नहीं होगी हम कभी कुछ नहीं करेंगे, प्रॉमिस। पापा प्लीज माफ कर दीजिए, आई प्रॉमिस हम रोहन से दोबारा कभी नहीं मिलेंगे पापा प्लीज। अंकल जी जब तक आप लोग अग्री नहीं है हम भी नहीं मिलेंगे, ना फोन ना कुछ। अब आप जब फोन करके हमें खुद बुलाएंगे नैना शादी के लिए रेडी है, हम तभी मिलेंगे। अब हम जाएं? हम तुझे फोन करके बताएंगे कि हमारी बेटी शादी के लिए रेडी है। रोहन हमारे सामने ही मारा गया मैडम, पापा ने हमारे सामने ही उसे, हम कितना रोए, हमने उनसे कितनी बार कहा मत कीजिए मत कीजिए,
मगर पापा ने हमारी एक नहीं सुनी। बहुत बड़ी गलती की रोहन को मार के। किसी का गला जान जाने तक दबाना गलती नहीं, मर्डर कहलाता। कबूल करते, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हो गया। जीजा जी, लड़का मर चुका है, उसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। गाड़ी हमने एक ट्रैवल एजेंसी से मंगवाई थी। रोहन की लाश तुम लोगों ने दुरानी नगर रेलवे ट्रैक के पास छोड़ दी थी ना? एग्जैक्ट जगह तो याद नहीं, पर हाँ, उसकी लाश को लेकर निकल गए थे ठिकाने लगाने के लिए। एक सुनसान जगह पर हमने उसका बैग और बटुआ जला दिया था। तो 2012 से 2014 इन 2 सालों में तुम कहाँ थी? और ये तो ऑब्वियस है कि तुम झूठ बोल रही हो कि रोहन ने तुम्हें वाराणसी स्टेशन पे छोड़ा था। और वो बच्चा किसका है? तुम्हारी चीखें सुनाई देती हैं, पर सिर्फ हमें। लेकिन हम सुन नहीं सकते। नहीं, हमें सुना ही नहीं देता। कोई और नहीं है सुनने वाला। तुम ही जिम्मेदार हो जो तुम पर बीत रही है उसकी। हम चुप रहे, हमने जो कुछ भी सहा शायद वो इसी की सजा है। नहीं नैना, सजा भी तुम्हें हुई नहीं है, क्योंकि सजा देने का काम कानून का है। फिलहाल तुम हमें ये बताओ कि इन 2 सालों में तुम कहाँ थी, चुप क्यों थी, और ये बच्चा किसका है? अरे हीरा, कैसे हो? नमस्ते मीना जी। नमस्ते। वो लक्ष्मी आई थी क्या यहाँ? नहीं तो, बात क्या है? सुबह घर से निकली थी, कहकर गई कि सरसों का तेल लेने जा रही हूँ, लेकिन तब से लौटी नहीं है। सुबह से लेकर अब तक नहीं आई, तो जरूर कोई गंभीर बात है हीरा। मीना जी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे। ये जो कैरेक्टर है हीरा कनौजिया, आपने कहा वो जानता था कि इन 2 सालों में नैना कहाँ थी। क्या वो दोहरी जिंदगी जी रही थी? जाहिर है कि नैना ही लक्ष्मी थी, हीरा की पत्नी, जो गायब हो गई थी। ओम प्रकाश ने आक्रोश में आकर रोहन का कत्ल कर दिया, अपने आप में सबसे बड़ा जुर्म कर दिया। और फिर इस जुर्म को छुपाने के लिए ओम प्रकाश और उसके साले सूर्य जायसवाल ने ऐसी ऐसी हदें पार कर दी जिनके बारे में जानकर हमारी रूह कांप उठी। जुर्म के इस एक तीर से वाकई में कई शिकार हुए थे। जीजा जी, कुछ खाओगी? जीजा जी, नैना कभी भी टूट सकती है, और अगर वो टूट गई तो हम जिंदगी भर के लिए अंदर हो जाएंगे। इतना बड़ा धोखा नैना ने क्यों किया हमारे साथ? क्या गलती थी हमारी? बस अब देखो, गलती से गलत काम कर बैठी। नहीं मारना चाहिए था हमें रोहन को, काबू में रखना चाहिए था। संभालिए अपने आप को, काबू में रखिए और सोचिए कि क्या करना है। देखिए, नैना इस हालत में नहीं है कि वो अपना एग्जाम लिख पाए, और आप उसे लखनऊ भी नहीं ले जा सकते। रोहन इस दुनिया में नहीं है, ये बात सिर्फ हम तीनों जानते हैं, आप, हम और नैना। अब क्या करना चाहिए? जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता।
सुन रही हो ना बेटा? अगर तुम यहां रही तो बहुत जल्द रोहन की मम्मी और उसके दूसरे रिश्तेदार यहां इलाहाबाद पहुंच जाएंगे रोहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। और तब हमारी खैर नहीं, हम और तुम्हारे सूर्या मामा तो जेल जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ तुम्हें भी जेल हो सकती है बेटा, जो हम कतई नहीं चाहते। हम तुमको यहाँ से बहुत दूर ले जाने वाले हैं, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि रोहन के साथ क्या हुआ था। तुम्हारा यहाँ रहना हम तीनों के लिए बहुत खतरनाक है। देखो बेटा, जो मैं अब तुमसे कहने जा रहा हूं वो आज से और अभी से सच है। यही सच तुम अपने आप से बोलोगी, और अगर जरूरत पड़ी तो बाकी दुनिया से। वो सच ये है कि रोहन यहां आया था, लेकिन तुम्हारे बुलावे पर नहीं, अपने आप से आया था। और यहां आकर उसने बंदूक की नोक पर तुम्हारा किडनैप कर लिया। अब ये मसला हमारे और तुम्हारे बीच में नहीं है, ये मसला हमारे पूरे परिवार का है बेटा। हमें एक दूसरे को बचाना है, एक दूसरे को फिसलने से, एक दूसरे को फंसने से बचाना है बेटा। नैना, तुम बहुत छोटी हो बेटा, सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने अभी। आप तो ऑफिस के काम से बाहर गए थे, इलाहाबाद कैसे पहुंच गए? हाँ, हम ऑफिस के काम से ही गए थे, लेकिन सूर्या ने फोन करके हमें इलाहाबाद बुला लिया। एक बुरी खबर है विद्या। क्या हुआ? नैना तो ठीक है ना? नैना यहाँ है ही नहीं। क्या हुआ उसे? कहीं वो? हाँ वही, जाओ उसके घर जाओ और पूछो उस कमीने की मां से कि क्या वो इलाहाबाद आया है। पूछो उससे, वो कमीना यही इलाहाबाद में था। ये सब उसी का क्या कराया है? किडनैप कर लिया उसने हमारी बच्ची, बर्बाद कर दी हमारी बच्ची की जिंदगी। हमारी जान पहचान का एक आदमी अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। हम नैना को वहीं ले गए थे। ये सब उसी दिन हुआ, 10 मार्च 2012 को? जी। कौन से गांव लेकर गए थे? समलपुर गांव। समलपुर गांव जो यहाँ से वाराणसी के रास्ते में पड़ता है, कुछ 40 किलोमीटर दूर, वही समलपुर ना? जी वही। तो उसी दिन तुम नैना को समलपुर गांव छोड़ने के बाद वापस यहाँ इलाहाबाद आए और ओम प्रकाश के साथ इसी थाने में रोहन के खिलाफ किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाई। नैना और रोहन के फोन? समलपुर के लिए निकलने से पहले हमने नैना और रोहन के फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे। उसके बाद दोनों के फ़ोन तोड़ के फेंक दिए थे। तो पूरे 2 साल 2012 से लेकर 2014 तक नैना इस समलपुर गांव में थी? लक्ष्मी नाम है इसका। इसके पापा और हम बहुत अच्छे दोस्त थे। 6 महीने पहले वो और उसकी पत्नी एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए। ये इकलौती है, हमेशा गांव में ही रही है। शहर इसको रास नहीं आता। आप लोगों को ऐतराज़ ना हो तो हम इसको यहाँ रख दें। सूर्या भैया, आप ऐसा कहकर हमको काहे शर्मिंदा कर रहे हैं? हम आज जो कुछ भी हैं आप ही के बदौलत ही तो हैं। ये घर, खेत, जो भी। अगर आपने हमारा लोन नहीं करवाया होता तो हम तो सड़क पर होते। पर सूर्या भाई साहब, लक्ष्मी को हम लोग के साथ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, ये बहुत शांत स्वभाव की लड़की है, दिल की बहुत साफ़ है और बहुत कम बोलती है। घर का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इसको आता नहीं है। क्यों लक्ष्मी? बारहवीं में 95 से ज़्यादा मार्क्स का एम रखने वाली, कंप्यूटर इंजीनियर बनने का ख्वाब देखने वाली अपनी लाडली लड़की को
तुमने एक देहाती घर में बतौर नौकरानी रख दिया, उसका नाम बदलकर, उसे अनाथ बताकर, और ऊपर से शादी भी करवा दी। क्या उसके पति को भनक थी कि उसकी पत्नी लक्ष्मी खोटी है? हीरा कनौजिया के साथ तुम्हारी शादी में तुम्हारे ही पापा एज अ गेस्ट शरीक हुए थे। तो तुम्हारा ये बच्चा हीरा से है? जी, हमारे पति। तो फिर 2 साल बाद 7 महीने की प्रेगनेंसी की हालत में वाराणसी आकर अपनी मम्मी को फोन करने का मकसद क्या था? हम कठपुतली थे मैडम। हमारी डोर पापा और सूर्य मामा के हाथों में थी। सूर्य भैया, बोलने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर बोलना तो पड़ेगा ना हमको। वो हीरा जो है लक्ष्मी को हमारे घर छोड़ गया डिलीवरी के लिए। भाई साहब, जब तक लक्ष्मी की शादी नहीं हुई थी तब तक तो हमने उसको संभाला, पर अब हम लोगों से ये जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। भाई, तुम्हारी पत्नी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से पूरा खर्चा भेजेंगे। कोई नौकरानी रख लो। पैसा तो आपने हमेशा हाथ खोलकर ही खर्च किया है, लेकिन हर चीज पैसे से थोड़ी ना खरीदी जा सकती है। हमारी घरवाली मीना ने तो हाथ ही खड़े कर दिए। बात पैसे की नहीं, जिम्मेदारी की। और वो तो यहाँ तक कह दी है कि आप लोग इसे इलाहाबाद क्यों नहीं बुलवा लेते, वहीं डिलीवरी क्यों नहीं करवा लेते। कौन डर है, वहम है, वो सब हमको नहीं पता, पर हम लोगों से अब ये काम नहीं होगा। यहाँ लाए तो रेखा के कान खड़े हो जाएंगे, समझते हैं ना आप? पुलिस वालों की तरफ से अब ये केस ठंडा पड़ चुका है, लेकिन अगर नैना घर लौटती है तो उन्हें तो खबर होगी होगी। फिर सवाल रुकने से रहे। ये नया अध्याय नैना को वापस लाकर उसकी डिलीवरी करवाने के लिए रचा गया। उस एक जुर्म के बाद ड्रामा अपने आप बनता चला गया, लेकिन हमेशा यह डर रहता कि जिस दिन इस ड्रामे पर पर्दा गिरेगा हमारा पर्दाफाश हो जाएगा। नैना को वापस लाते हैं तो रोहन को भी वापस लाना होगा। एक और झूठ खड़ा करना पड़ेगा इस रोहन के बारे में। 2 साल नैना कहाँ थी, किस हाल में थी, सारी कहानी बड़ी सोच समझ के रचनी पड़ेगी। याद है ना बेटा, फोन पर मम्मी से क्या बोलना है? हेलो बेटा, वो रहा पब्लिक फोन बूथ, और जितना समझाया है सिर्फ उतना ही बोलना। नैना, अब तो मेरे लिए मानना और भी मुश्किल होता जा रहा है कि तुम तब भी वही डरी हुई बेचारी नैना थी जो अपने पापा और मामा के हाथों की कठपुतली थी। उनके कहने पर तुमने फिर एक बार 2 साल बाद रोहन के नाम इतने गंदे अत्याचारों का इल्जाम थोपा। बंदी बनाना, रेप करना, रोशनी से दूर रखना। आपको मानना मुश्किल होता होगा मैडम, मगर पापा और मामा जी ने तो हमें डराकर मना ही लिया था, ये कहकर कि रोहन के मर्डर में पुलिस हमारा भी इन्वॉल्वमेंट ढूंढेगी और हमारी पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी। सच कहूँ तो हमारी जिंदगी बाहर भी जेल से कम नहीं थी। हम थक चुके थे, हम रोज रोहन की याद में रोते थे। पापा का झूठ जितना हमें सताता था उतना ही रोहन का सच भी हमें सताता था। वो रोज हमसे कहता कि हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने के पापा। नैना, तुम्हारा ये प्यार काफी कमजोर रहा होगा, क्योंकि तुम्हारा रोहन मरने के बाद भी तुम्हारे अंदर के जमीर को झंझोरता था, पर नाकाम रहा। उसके मरने के 2 साल बाद भी तुमने सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। हमारा सच वही था जो पापा हमें कहते थे, और हमने वही पुलिस को भी कहा। चलो नैना, हमने ये माना कि जब रोहन का कत्ल हुआ तब तुम 17 साल की थी, नाबालिग। पर नैना,
तुम 18 साल होने के सिर्फ कुछ महीने दूर थी। एक लड़के से प्यार करती थी, समझदार, पढ़ी लिखी और स्मार्ट लड़की थी। पर तुमने इस ढोंग को, इस दुखियारी बनने की गाथा को इतना लंबा किया, रोहन के 2 झूठे दोस्त खड़े किए, पुलिस को दौड़ाया और अपनी फैमिली के साथ साथ तुमने रोहन की फैमिली को भी काफी रुलाया। हमने पापा से कितनी बार कहा ना, रोए, गिड़गिड़ाए, पैर पड़े। हमने कितनी बार कहा कि हमें मम्मी और आंचल के साथ रहना है, हमें वापस से नॉर्मल जिंदगी जीनी है। प्लीज पापा, अब बहुत हो गया, हम ये जिंदगी और नहीं जी सकते। हमें घर लौटना है पापा। घर तुम्हारा अब संबलपुर में, हीरा के पास। हम एक जीते जागते झूठ है, हम लक्ष्मी नहीं नैना है। अगर तुम फिर से नैना बनोगी तो वहां संबलपुर में लक्ष्मी की खोज शुरू हो जाएगी, जो सबसे पहले तुम्हारे मामा और उसके बाद हम तक पुलिस को लेकर आ जाएगी। हम अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बस तुम थोड़े दिन तक सब्र करो, उसके बाद हम तुम्हारा डिवोर्स करवा देंगे हीरा के साथ। हमारी बहादुर बच्ची, बेटा तुमने इतना सब कुछ किया है अभी तक, अपने मामा, हमारी और खुद की जान बचाने के लिए। हम तुमसे वादा करते हैं बेटा कि ये जो भी 2-2.5 साल गुजरे हैं ना, ये तुम्हें एकदम बुरे सपने की तरह लगेंगे, क्योंकि तुम जिस नई जिंदगी की तरफ लौट के आओगी वो एकदम पहले जैसी होगी, एकदम नॉर्मल जिंदगी। नॉर्मल जिंदगी? तुम्हें वाकई यकीन था कि इतना घिनौना जुर्म करने के बाद तुम अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी को नॉर्मल बना लो? इतना भरोसा था कि पुलिस तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी? एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब हम अपने किए पर पछताते नहीं, अपने गुस्से को कोसते नहीं। नैना, तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है रोहन त्रिपाठी की हत्या में साथ देने के लिए, रोहन पर झूठे इल्जाम लगाने के लिए और पुलिस से सच छुपाकर उसे गुमराह करने के लिए। इससे तो अच्छा हमें भी मार डालते पापा, रोहन के साथ हमें भी मार डालते। रोहन हमारी स्टडीज पूरी होने तक वेट करने के लिए तैयार था। वो पढ़ा लिखा था, डिसेंट था, अच्छा था। ऐसे भी क्या गलती थी हमारे प्यार में पापा? अब तो इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी, आपने कैसे ये सब के लिए हाँ कह दिया? पापा और मामा आपको डरा रहे थे, मम्मी को बता देती, पुलिस को बता देती। पता नहीं हम कैसे इतने बेजान बन गए कि सच और झूठ, सही और गलत की सारी लकीरें मिट गई हमारे दिमाग से। हम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे थे आंचल, और साथ ही अपनी सारी गलतियों को सुधारने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। हम रोहन के कत्ल के भी गुनहगार हैं, खूनी हैं हम। आपके पास तो कई मौके थे सच बोलने के, लेकिन फिर भी आपने सब कुछ ऐसे ही चलते रहने दिया। आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा कि मम्मी, हम, मालती आंटी, अर्पिता दीदी, आशीष भैया, हम सब पर क्या बीत रही थी। क्या हम आपको पहचानते हैं? हमने कैसे मान लिया कि आप जो फैसला करेंगे हम तीनों के लिए सबसे अच्छा होता है? अब क्या करें हम? रोए या हंसे अपनी तकदीर पर? 5 साल हम तड़पते रहे अपनी बच्ची के लिए, और अब टस से मस नहीं हुए, एक झूठा मुखौटा पहनकर जमे खड़े रहे। और आज जब बेनकाब हुए तो पता चला वो लड़का तो एकदम निर्दोष था, जिसे हम हमेशा अपना दुश्मन मानते रहे। असली दुश्मन तो आप। रोहन इतने साल घर नहीं लौटा, ना कांटेक्ट हुआ हमसे, और हम बस यही कहते रहे कि रोहन किसी को किडनैप नहीं कर सकता। लेकिन हम में से किसी ने ये कैसे नहीं सोचा कि उसका मर्डर हुआ हो सकता है। हमने रोहन पर भरोसा करना छोड़ दिया, खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया आशीष।
हम भी तो रोहन को ही गुनहगार मान रहे थे। मानता हूं जिस वक्त ये हुआ उस वक्त नैना छोटी थी, माइनर थी। 5 साल में उसे एक बार भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, वो भी उसकी नज़रों के सामने, और उस लड़के के परिवार वालों से इस तरह क्वेश्चनिंग की जा रही थी। पर वो यहाँ थी ही कहाँ सर? वो तो कोई और बनकर कहीं और थी। विद्या जी, वो कोई और बनकर कहीं और थी तो ज़बरदस्ती थी, लेकिन वो यहाँ आई थी 2 साल बाद, आपसे मिली थी, पर तब भी उसने वही झूठ बोला। यहाँ हम ये मानकर चल रहे थे कि सब कुछ किया कराया रोहन का है, पर असली किया कराया तो आपकी बेटी नैना, आपके पति ओम प्रकाश और आपके भाई सूर्य जायसवाल का था। और जब वो 2 साल बाद आपसे मिली तब भी आप इस बात के लिए राज़ी हो गई कि उसे घर नहीं लेके जाएंगे। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी कहाँ रह रही है, किस हाल में रह रही है। हम उनके कहने को ही सच मानते रहे। बहुत भरोसा था हमें नैना के पापा पर। विद्या जी, बाहर एक शख्स बैठा है, उसके भरोसे की धज्जियां उड़ चुकी हैं। वो शख्स आपकी बेटी नैना को 4 साल से अपनी बीवी लक्ष्मी समझकर उसके साथ शादीशुदा जिंदगी बसर कर रहा था। अब उसे पता चला कि दरअसल उसकी ये 4 साल की शादीशुदा जिंदगी झूठ का एक बुलबुला थी। वो लक्ष्मी नहीं है? नहीं हीरा, उसका नाम नैना गुप्ता है। हमारा और लक्ष्मी का एक छोटा सा बेटा है। पिछले 4 साल से हम दोनों पति पत्नी हैं और अब अचानक कोई और है। साहब, ये तो धोखा हुआ ना? धोखा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, कई लोगों के साथ हुआ है। खुद नैना यानी तुम्हारी लक्ष्मी के माँ और बहन के साथ धोखा हुआ है। जिस लड़के रोहन को उसके पिता ने मारा, उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है। पुलिस फोर्स को 5 साल तक गुमराह किया गया। और हाँ, तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा विद्या जी कि हमारे जवान बेटे के जाने का शोक मनाएं हम, या फिर इस बात का शुक्र मनाएं कि वो हैवान नहीं था। पता नहीं हमें किस मुंह से माफी मांगे हम आपसे। फिर भी आपने हमसे ज्यादा सहा, कहीं ज्यादा। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। रोहन का मर्डर और उसे छुपाने के चक्कर में बना झूठों का कारवां कई जिंदगियों के सीनों पर से गुजरा। ये लोग पूरे 5 लंबे सालों तक झूठ को सच मानकर जीते रहे, और जब सच का पता चला जिंदगी पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई।